नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में आपको हमारे चैनल पे जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, चाहे वो आस्था के हो या एडुटेरिया के हो या खान सर के द्वारा केजीएस के हो या दृष्टि के हो या परफेक्शन आईएएस के हो, जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है वो आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक उपलब्ध है। अगर वहाँ आपको पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ ये टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो आज का सेशन जो है वो 71 बीपीएससी जो एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है मार्केट में, उसका टेस्ट वन आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। इस सेशन में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत में जो है वो कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए वास्को डी गामा, बी पेट्रो अल्वारेज कैवलर, सी फ्रांसीसी डी अल्मेरा, डी अल्फांसो डी अल्बुर्क। तो भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, पेट्रो अल्वारेज और कैमलर। भारत में जो है कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय जो था वो पेट्रो अल्वारेज कैवलर था। जो अंग्रेज जो आए थे वो मसालों के व्यापार के लिए पेट्रो अल्वारेज कैवलर द्वारा एक यात्रा की गई थी। उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया। पहला कारखाना जो है वो कालीकट में, जहां वो सितंबर 1500 में पहुंचे। भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था जो कालीकट में था और वो 1500 ईस्वी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी अल बुर्क। ऑप्शन नंबर बी है अल बुर्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा था? जो पुर्तगाली शक्ति था उसका पतन हो गया था, उसका मुख्य कारण कौन सा नहीं था? भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? क्षेत्रीय शक्ति का उदय या अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं या विजयनगर साम्राज्य का पतन या उत्तरी अमेरिका की खोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका की खोज। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का मुख्य कारण नहीं था तो उत्तरी अमेरिका की खोज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम दिया गया है। तो डच कंपनी जो स्थापित हुई थी यहाँ पर, तो पहला है मसूलीपट्टनम में डच जो है फैक्ट्री वो स्थापित की थी 1605 में। अब पुलिकट में और सूरत में 1616 में। कलाइकल में 1645। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोचिंग में 1663। तो इसका राइट आंसर है ए बी।
ए ए बी सी डी इसका ऑप्शन राइट आंसर है, जिसमें ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका राइट आंसर है ए बी सी डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। एक बार हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मसूलीपट्टनम में 1605, सूरत में 1616, कलाइकल में 1645 और कोचिंग में 1663। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई? 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डच की हार हुई थी। 1759 की हुगली की लड़ाई में डच यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? पहला जो है वो स्वर्ण फरमान जो है किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान जो है वो किसने जारी किया था? तो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किया गया गोल्डन फरमान से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ। कब हुआ था? 1632 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी डुप्ले। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी डुप्ले, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? जो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना जो था वो किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कैरेन। ऑप्शन नंबर बी, कैरेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक है और उसके लेखक हैं। पुस्तक और उसके लेखक। इंडिया कनकड़ जो है वो कौन लिखा था? तो जॉन विल्सन। पहला का बी, जॉन विल्सन लिखा था। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स जो है वो कौन लिखा था? विलियम इरविन। दूसरा का ए, विलियम इरविन ने लिखा था। द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया किसने लिखा था? तो सिडनी ओवेन। तीसरा का सी। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो है वो किसने लिखा था? तो इरफान हबीब। चौथा का डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी डी, बी सी BACD। इंडियन कर्नाटक। तो इंडियन कर्नाड जो है वो जॉन विल्सन लिखा था, पहला का बी। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स जो लिखा था वो विलियम इरविन लिखा था। द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया जो है वो लिखा था सिडनी ओवेन। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लिखा था इरफान हबीब। तो इसका राइट आंसर होगा BACD। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मकतब क्या था? मकतब क्या था? दक्कन राज्यों का संगम था, या मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई था, या शैक्षणिक संस्थान था, या न्यायिक प्रणाली था?
तो इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक संस्थान था। मक्तब जो था वो शैक्षणिक संस्थान था। अब सूची कला और संस्कृति और कलाकार के बारे में दिया गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बड़ा इमामबाड़ा जो था वो बड़ा इमामबाड़ा किसने कलाकार कौन थे? बड़ा इमामबाड़ा के कलाकार जो थे वो पहला का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बड़ा इमामबाड़ा के कलाकार जो थे वो आसफ उर्द दौला। और बी का है खगोड़िए बेडसाला के जो कलाकार थे वो सवाई जय सिंह थे। और हीर रांझा के कलाकार जो थे वो वारिस शाह थे। शाह जो रिजलो के कलाकार जो थे वो शाह अब्दुल लतीफ़ थे। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नर जनरल को उनके नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा गवर्नर जनरल जो था वो कब बना था उसका आरोही क्रम लिखना है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ है सर जॉन सोर जो थे वो थे 1793 से 1798। सर जॉन सेर। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वो 1813 से लेके 1823 तक थे। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो 1823 से लेके 1828 तक थे। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो 1813 से लेके 1823 तक थे। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का राइट आंसर होगा 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2। पहले थे सर जॉन सोर, दूसरे थे लॉर्ड हेस्टिंग और तीसरे थे लॉर्ड एमहर्स्ट और चौथे थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सर जॉन सोर जो थे वो 1793 से लेकर 1798 थे 98। और दूसरे थे लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो 1813 से 1823। और तीसरे जो थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो 1823 से 1828 तक थे। और चौथे जो है वो हार्डिंग जो थे वो 1844 से 1848 थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वारेन हेस्टिंग जो थे वो कौन से संधि किए थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो कौन कौन से संधि किए थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो सालावाई की संधि किए थे। पहला का सी। लॉर्ड बेंटिंग जो थे वो रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि किए थे। लॉर्ड वेलेजली जो थे वो बेसिंग की संधि किए थे। और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो सिंधिया के साथ संधि किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 14 आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के बारे में प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो थी किए थे वो लॉर्ड डलहौजी किए थे। लॉर्ड मेयो जो थे वो राज्य रेलवे की शुरुआत किए थे। लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? लॉर्ड
कर्जन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वो कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी सी बी। लॉर्ड डलहौजी जो किए थे वो लॉर्ड डलहौजी जो किए थे, पहला लॉर्ड डलहौजी को जो किए थे वो प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। लॉर्ड मेयो जो थे किए थे वो राज्य रेलवे की शुरुआत किए थे। लॉर्ड कर्जन जो किए थे वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना किए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वो कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना जो है वो किस वायसराय काल में हुई थी? 1942 में जो अगस्त क्रांति हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड लिन लिथिगो। जो लॉर्ड लिन लिथिगो जो थे उन्हीं के कार्यकाल में 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी और इनका कार्यकाल था 1936 से लेके 1943 तक। 1936 से लेकर 1943 तक कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो जी। उनके कार्य में 1942 की अगस्त क्रांति हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? भारत में जो था अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ईसाई धर्म का प्रचार। जो अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो ईसाई धर्म का प्रचार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइव जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अर्ध दूत था। यह कथन जो है वो किसका है? जो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का अग्र दूत था। यह कथन जो है वो किसका था? तो पर्सिवल स्पीयर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। तो इसका कथन नंबर, कौन सा कथन गलत है तो इसका पहचान करना है। तो इसका कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, कथन 3 या तक कथन 4। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 3 गलत है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख का भुगतान करना पड़ा। तो यह युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। इलाहाबाद संधि के समय गलत कथन की पहचान करें। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कथन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत जो है वो नहीं भेजे थे? लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ऑप्शन नंबर डी, चीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। प्रथम जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किसके बीच? प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था उसमें लास्ट में कौन सा संधि हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में
लोड की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ए, डी, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति जो हुई थी उसके बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? तो पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त जो बना था वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉरेंस बना था पंजाब का मुख्य आयुक्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक जो था वो कौन था? तो सहायक संधि जो है वो स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक जो था वो होल्कर था। ऑप्शन नंबर बी, होल्कर जो था वो अंतिम मराठा शासक था जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैपगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जो सिद्धांत हुआ था। अब चलते हैं संभलपुर, बागोट, उदयपुर और नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह भगत सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के अधीन जो है वो राज्य थे। कौन कौन राज थे? तो सतारा, उसके बाद थे संबलपुर और जैतपुर, तीसरा था बागोट और चौथा उदयपुर और पांचवा झांसी, छठा नागपुर, अवध जिसे कुप्रशासन के आरोप में 1856 में मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यांडूब की संधि किससे संबंधित है? यांडूब की संधि जो हुई थी वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है वो यांडूब की संधि किससे संबंधित है? तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? गढ़वी जो है रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर बी, गढ़वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिंटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता जो था वो तिलका मांझी था। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता जो था वो तिलका मांझी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे संथाल विद्रोह के नेता। अब पहाड़िया जो आंदोलन हुआ था उसके नेता जो थे वो राजा जगन्नाथ थे। और चुहाड़ जो आंदोलन हुआ था उसके नेता दुर्जन सिंह थे। और भूमिज आंदोलन जो हुआ था उसके नेता गंगा नारायण सिंह थे। तो पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था। तांतिया भील को और किस नाम से जाना जाता था? तो भारत का रॉबिन हुड। उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो भारत का रॉबिन हुड। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो कौन था? मारिया विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो अस्थायी बंदोबस्त, डिकुओं की नियुक्ति, या अंग्रेजों की दोषपूर्ण पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था, या रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप जो है वो था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो ताना भगत। महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो इसका आंसर होगा ताना भगत, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान करें सूची 1 का सूची 2 से। नाना साहब जो है वो, नाना साहब कहाँ से लड़े थे? नाना साहब जो है वो कानपुर से लड़े थे। नाना साहब जो है वो कानपुर से लड़े थे। और कुंवर सिंह जो है वो बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार से जो थे वो कुंवर सिंह थे। और जनरल बकत खान जो थे वो कहाँ से थे? तो वो दिल्ली से थे। और खान बहादुर खान जो थे वो कहाँ से थे? तो बरेली से थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर सी, सी डी ए बी। तो दिल्ली से जनरल बकत खान थे और कानपुर से नाना साहब थे। लखनऊ से जो थी वो बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अब बरेली से खान अब्दुल गफ्फार ये बहादुर खान। अब बिहार से जो थे वो कुंवर सिंह थे। फैजाबाद से जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। अब बागपत से शाह महल थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष जो है वो 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत युग्म को पहचाने। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन और दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन थे। और कानपुर से सर कॉलिंग कैंपवेल थे। बनारस से जो थे वो कर्नल जेम्स नील थे। बनारस से जो थे वो कर्नल जेम्स नील थे। और झांसी से जो थे वो सर ह्यूज रोज थे। तो इसका कौन सा गलत था? तो ऑप्शन 3 गलत था। बनारस जो थे वो कर्नल जेम्स नील थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, केवल 1 गलत था। ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 गलत है। गलत युग्म को पहचानना है तो इसका केवल 3 जो था वो गलत है। अब चलते हैं आप। सिपाही जो है वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतों भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर ये कथन जो था वो एस गोपाल का था। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका जो थी वो थी सावित्रीबाई फुले थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था सावित्रीबाई फुले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? भारत जो है वो स्त्री महामंडल की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एक नारा गढ़ा, एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर? किसने नारा दिया था एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा की दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। महान बंगाल अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर
1770 में जो है महान बंगाल अकाल पड़ा था। और चालीसा अकाल जो था वो 1782 से 84 के बीच पड़ा था। और उड़ीसा अकाल जो है वो 1866 में पड़ा था। और महान भारतीय अकाल जो है वो 1776 से 78 में हुआ था। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से। अकाल आयोग 1990, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अकाल आयोग की अध्यक्षता कौन? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अकाल आयोग 1990, अकाल आयोग 1990 जो थे सर एपी मैकडोनल्ड, सर एपी मैकडोनल्ड। अब भारतीय अकाल आयोग 1890 की अध्यक्षता जो किए थे वो जॉन स्टेडसी। और उड़ीसा अकाल आयोग 1866 की जो वो किए थे अध्यक्षता तो जॉन कैंपवेल। और जांच समिति 1861 वो थे कर्नल बेयर्ड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, BADC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जो जेम्स ऑगस्टस की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था? तो उसका समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 और आर पर विचार करिए। कथन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। कारण है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप और उसकी निंदा की थी, लगाया था और उसकी निंदा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो 1878 को कब रद्द किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट को कब रद्द किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1881, ऑप्शन नंबर ए 1881। सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसे एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट्स जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस कॉलेज की स्थापना 1791 में, ऑप्शन नंबर सी 1791। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य क्या स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो कब हुआ
पास हुआ था? तो 1904। और हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग जो है वो 1882 से 1883। चार्ल्स बोर्ड का डिस्पैच नीति जो है वो 1854। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1917 से 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी। 1925 से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और सन 1906 में वडोदरा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 सही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1919 में नहीं की गई थी, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, 1917 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी? शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। सन 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? कौन सा दो राजनीतिक संगठन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1888 में एम वीरराघवचारी, वी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य जो है वो स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना और उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वो ऑप्शन नंबर ए, असमिया के साहित्यकार थे। कौन? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन 1 और कारण पर विचार करना।
कथन एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरों में रहकर अहिंसक और एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। कारण है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं और वो भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसका शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष कितने में लंदन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना जो लंदन में 1889 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली जो थी वो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन को संबोधित किया। यह अधिवेशन जो है वो कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो फिरोज शाह मेहता ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कथन एक और कारण पर विचार करें। कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण है, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 61। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रथम ये प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था कहकर संबोधित किया था? कौन सा वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहकर संबोधित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष और सचिव कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो अध्यक्ष थे और सचिव जो थे ए हो ह्यूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जाते हैं? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी सभी। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरोध असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धता से असंतोष, या वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार करें। बोहार युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। तो इथोपिया, तो बोहार युद्ध जो था वो 1899 से 1902 तक लड़ा गया। 1899 से 1900। जापान द्वारा रूस की पराजय जो थी वो 1905। अब इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय जो थी वो 1896। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 312। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे इसमें कौन सी घटना नहीं हुई थी, उनके समय नहीं हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया था। तो उनके समय नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था। उस समय लॉर्ड एल्गिन जो द्वितीय थे वो उस समय वायसराय थे। ये घटना जो है वो 1897 को हुई थी। उस समय उसके वायसराय जो थे वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, और तथा बंगाल में वंग विरोधी अभियान और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना था। उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कौन से स्थान पर आयोजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बनारस में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र था, और सूची 2 जो था वो नेतृत्व करता थे। तो दिल्ली से कौन से थे? वो सैयद हैदर रजा थे, दिल्ली से आंदोलन कर रहे थे। अब पंजाब से जो थे वो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। अब पुणे और मुंबई से जो थे वो बीजी तिलक थे। अब मद्रास से जो थे वो चिदम्बरम पिल्लई थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4-3-4-3-2-1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य को घोषित किया था? कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो 22वां अधिवेशन था। कौन सा था? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कोलकाता में अपना 22वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसी में कांग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे और प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष थे, और अरविंदो घोष जो थे वो प्रधानाचार्य थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर
डी 1907 में स्थापना की गई थी किसकी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है 1907 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त विकल्प के आधार पे उत्तर दीजिए। श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। और अनंत कन्हरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। तो इसको कर्म के अनुसार सजाना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2 साल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 2, 4।